जय हिंद। एनवायरनमेंट फॉर यूपीएससी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर टाइटल्ड है इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या कहती है उस सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है और बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं, ऐसी सभी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इसको सबसे पहली बार 1968 में कॉइन किया गया। 1968 में कॉइन किया गया और किसने कॉइन किया, इसको RF डैशमैन ने कॉइन किया। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इसको सबसे पहली बार 1968 में कॉइन किया गया और किसने कॉइन किया, RF डैशमैन ने कॉइन किया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो किसी स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन के अंदर, किसी स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया के अंदर कितना नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं और कितनी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को बायोडाइवर्सिटी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, किसी स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन के अंदर कितना नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, अबंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितनी है और कितना वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को बायोडाइवर्सिटी बुलाया जाता है। जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो हम बात करते हैं डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज के बारे में। विद इन द स्पीशीज कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है उसको हम इंक्लूड करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। हम बात करते हैं अबाउट द डाइवर्सिटी बिटवीन द स्पीशीज के बारे में। बिटवीन द स्पीशीज कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है उसको हम इंक्लूड करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में, कितने अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। बेहद सिंपल, ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इसको सबसे पहली बार 1968 में कॉइन किया गया। किसने कॉइन किया, इसको RF डैशमैन ने कॉइन किया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन के अंदर कितना नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं और कितनी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल रहे हैं, उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को बायोडाइवर्सिटी बुलाया जाता है। और थोड़ा डिटेल में अगर बात करें तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके अंदर हम प्राइमरीली 5 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से 5 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में। सिंपल तौर पे अगर कहें तो कितने अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अबाउट टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा हम बात करते हैं अबाउट नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज इन एन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। चौथा हम बात करते हैं अबाउट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज के बारे में। इंडिविजुअल स्पीशीज के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी किस तरीके की देखने को मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं। और पांचवा हम बात करते हैं अबाउट सब पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज के बारे में। इंडिविजुअल स्पीशीज की सब पॉपुलेशन कितनी है, इस सब के बारे में बात की जाती है बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी में बायोडाइवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे जैसे हम बढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगा। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये इंपॉर्टेंट है फॉर रेजिलियंस। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स वाइटल सर्विसेज टू ह्यूमन बींग्स। ईजी और सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि सारी चीज़ें साथ के साथ आपके दिमाग में सेट हो जाएं। बायोडाइवर्सिटी ये जो टर्म है इसको सबसे पहली बार 1968 में कॉइन किया गया। किसने कॉइन किया, RF डैशमैन ने कॉइन किया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन के अंदर कितना नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने मिलते हैं और कितनी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने मिलते हैं, उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को बुलाया जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम प्राइमरीली 5 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से 5 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं अबाउट डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बारे में कि कितने अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं।
दूसरा हम बात करते हैं अबाउट टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया के बारे में। तीसरा हम बात करते हैं नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज इन एन एरिया के बारे में। चौथा हम बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज के बारे में। और पांचवा हम बात करते हैं अबाउट सब पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज के बारे में। अच्छा, फिर इसके बाद सवाल आता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और सबसे पहले बात की गई है इकोसिस्टम रेजिलियंस के बारे में। और ये जो लाइन लिखी हुई है आगे, ये बायोडाइवर्सिटी का तकिया कलाम है। हायर द बायोडाइवर्सिटी बेटर द सिनेरियो। जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी उतना बेहतर सिनेरियो होगा, उतना बेहतर होगा एनवायरनमेंट के लिए, उतना बेहतर होगा नेचर के लिए, उतना बेहतर होगा हमारे लिए। हायर द बायोडाइवर्सिटी बेटर द सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, अगर कभी कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर आए और अगर हायर बायोडाइवर्सिटी है तो उससे बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है, इजीली बाउंस बैक किया जा सकता है। खुद ही सोच के देखो, एक कोई एरिया है जहाँ पे 50 अलग अलग तरीके की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। उस एरिया में कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर आया या कोई पेंडेमिक आया, ये जो 50 अलग अलग स्पीशीज हैं ये 50 अलग अलग तरीके से उस पेंडेमिक से डील करेंगी, उस एनवायरमेंटल डिजास्टर से डील करेंगी। और अगर अलग अलग तरीके से डील करेंगी तो कुछ जो हैं वो इजीली सर्वाइव कर पाएंगी, कुछ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, कुछ जो हैं वो बीच में कहीं लाई कर रही होंगी। लेकिन इमेजिन करो कि कोई ऐसा एरिया होता जहाँ पे एक ही स्पीशीज देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी होती नहीं, और वहाँ पे कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर आ गया, वहाँ पे कोई पेंडेमिक आ गया, और अगर ये पेंडेमिक उन स्पीशीज को नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है तो पूरी की पूरी जो स्पीशीज है वो वाइप आउट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हायर दी बायोडाइवर्सिटी बेटर दी सिनेरियो। बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर होगा, उतने बेटर चांसेस होंगे बाउंस बैक करने के। दूसरा, फूड सिक्योरिटी इन चेंजिंग क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और इस सिनेरियो में फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। आजकल जो साइंटिस्ट हैं वो दिन और रात काम कर रहे हैं इन डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज को बना रहे हैं ताकि ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे लड़ा जा सके। अब इमेजिन करो, बायोडाइवर्सिटी अगर हाई होगी तो फार्मर्स के पास में ज़्यादा प्लांटिंग के ऑप्शंस होंगे। अगर बायोडाइवर्सिटी हाई नहीं होगी तो फिर फार्मर्स के पास में उतने प्लांटिंग के ऑप्शंस नहीं होंगे, और अगर कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर आएगा तो बहुत इजीली ये जो कम प्लांटिंग के ऑप्शंस हैं ये वाइप आउट हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना बेहतर चांसेस हैं सर्वाइवल के। तो ये जो फूड सिक्योरिटी है इसको एंश्योर करने में भी बायोडाइवर्सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरा, हेल्थ एंड पेंडेमिक प्रिवेंशन। स्टडीज ये कहती हैं कि ऐसे रीजन्स जहाँ पे हायर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है उन रीजन्स में इन्फेक्टियस डिसीजेस की जो रेट है वो लोअर होती है, वो कम होती है। इजी कि जिन रीजन्स में हायर बायोडाइवर्सिटी होती है उन रीजन्स में ये जो इन्फेक्टियस डिसीजेस होती हैं इनका रेट जो है वो लोअर होता है। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ पेंडेमिक्स। और फ्यूचर में अगर कोई पेंडेमिक्स आएंगे तो उनके रिस्क को भी रिड्यूस करने में ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फिर इसके बाद कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट से कहती हैं कि अगर हम इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान दें, अगर हम इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के ऊपर ध्यान दें, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के ऊपर ध्यान दें, तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको सिग्निफिकेंटली मिटिगेट किया जा सकता है, इसको सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। आइडिया वही है कि हायर दी बायोडाइवर्सिटी बेटर दी सिनेरियो। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना बेहतर तरीके से इस क्लाइमेट चेंज के साथ में हम डील कर सकते हैं। और अगर बात करें इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में, तो इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में आगे चलते हुए और डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो इको टूरिज्म के बारे में आपने सुना होगा। ये जो इको टूरिज्म है
ये थ्राइव करता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी अगर हायर होगी तो इको टूरिज्म हायर लेवल्स पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोस्टा रिका नाम की एक कंट्री है जो कि बायोडाइवर्सिटी में बेहद रिच है और इस वजह से वहाँ पे इको टूरिज्म देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ है, आपने सुना होगा, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है इको टूरिज्म का। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे इको टूरिज्म के स्पॉट्स हैं बिकॉज हमारे यहाँ पे हायर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बट हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एडुकेट फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर हम फैसिलिटीज़ को एडुकेटली डेवलप करें तो इको टूरिज्म का हमारा जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और फिर लास्ट में ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत क्या होता है, हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो लोकल नीड्स हैं, हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हम एडुकेट छोड़ के जाएं। ऐसा ना हो कि सब कुछ हम कंज्यूम कर लें और जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली हैं उनको कुछ मिले ही ना। तो हमें अपनी लोकल नीड्स को कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये कब हो पाएगा, ये तब हो पाएगा जब हायर बायोडाइवर्सिटी होगी। हायर बायोडाइवर्सिटी होगी तो ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, ज़्यादा तरीके होंगे जिनके थ्रू हम चीज़ों से डील कर सकते हैं। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप खुद से लिख सकते हो। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझ में आता है, इनफैक्ट अगर आपको एनवायरनमेंट का बेसिक समझ में आता है तो आप लिख सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है। होपफुली यहाँ तक आपके दिमाग में चीज़ें सेट हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से टाइप्स देखने मिलते हैं। सबसे पहले बात की गई है जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। और जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, नाम से ही क्लियर है, विद इन अ स्पीशीज जितने भी इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, विद इन अ स्पीशीज जितने भी इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं उनका अपना अलग अलग जेनेटिक मेकअप होता है। ये जो वेरिएशन इन जेनेटिक मेकअप देखने को मिलता है, ये जो वेरिएशन इन जीन्स देखने को मिलता है, इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी बुलाया जाता है। और ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट अलाउज अडेप्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल इन चेंजिंग क्लाइमेट। आइडिया वही है कि जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना बेटर चांसेस हैं हमारे सर्वाइवल के। तो ये जो वेरिएशन इन जेनेटिक मेकअप देखने को मिलता है ये इंश्योर करता है कि हम बेटर तरीके से अडेप्ट कर पाएँ, हम बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाएँ। ये जो वेरिएशन इन जेनेटिक मेकअप है इसी को जेनेटिक डाइवर्सिटी बुलाया जाता है। दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी। और स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है ये भी नाम से क्लियर है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने वैरायटी के स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं उसको क्या बुलाया जाता है, उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी बुलाया जाता है। और ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है इसको मेजर करने के लिए कई सारे इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है, जैसे स्पीशीज रिचनेस नाम का एक इंडिकेटर है, स्पीशीज इवननेस नाम का एक इंडिकेटर है, अल्फा डाइवर्सिटी होती है, बीटा डाइवर्सिटी होती है, गामा डाइवर्सिटी होती है। इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन इन जेनेटिक मेकअप, वेरिएशन इन जीन्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पीशीज। और स्पीशीज डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। अच्छा, स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कितनी है उसको बुलाया जाता है स्पीशीज रिचनेस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक एरिया ये है और दूसरा एरिया ये है। ये जो पहला एरिया है इसमें मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो है वो 10 है। कितनी है, 10 है।
और ये जो दूसरा वाला एरिया है इसमें मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो है वो कितनी है, वो 5 हैं। तो इन दोनों एरियाज में से ये जो पहला वाला एरिया है ये स्पीशीज रिचनेस के मामले में बेहतर है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कितनी है उसको बुलाया जाता है स्पीशीज रिचनेस। अच्छा, 2024 में वेस्टर्न घाट्स में एक सर्वे किया गया और ये जो सर्वे है इसने बताया कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर एक सिंगल फॉरेस्ट के पैच में लगभग 150 डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलती हैं। 150 डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलती हैं। इसका मतलब क्या है कि वेस्टर्न घाट्स का वो जो सिंगल फॉरेस्ट पैच है वहां पे हाई स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलती है। फिर दूसरा है स्पीशीज इवननेस, और स्पीशीज इवननेस का मतलब क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है उसको बुलाया जाता है स्पीशीज इवननेस। फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है मान लेते हैं इसमें 10 अलग अलग स्पीशीज हैं और ये जो 10 अलग अलग स्पीशीज हैं इनके 2-2 इंडिविजुअल्स हैं, हर एक स्पीशीज के 2-2 इंडिविजुअल्स हैं। और मान लेते हैं ये जो 5 वाली है इसके 1-1 इंडिविजुअल्स हैं। तो जो स्पीशीज इवननेस है वो किस एरिया में ज़्यादा है, वो इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है, बिकॉज सभी स्पीशीज के 2-2 स्पीशीज या इंडिविजुअल्स हैं। और ये जो दूसरा वाला एग्जांपल ले रहे हैं हम इसमें ऐसे ले लेते हैं कि एक ही है, एक के 2 इंडिविजुअल्स हैं, एक के मान लेते हैं 3 है, फिर एक का एक ही है। तो यहाँ पे इवननेस नहीं है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे इवननेस देखने को मिल रही है। तो स्पीशीज इवननेस का मतलब क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया। ये जो स्पीशीज इवननेस है ये बताती है हाउ इवनली इंडिविजुअल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्पीशीज। बताती है कि जो अलग अलग स्पीशीज हैं उनमें कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। वो जो पॉपुलेशन देखने को मिल रही है अलग अलग स्पीशीज में उसमें कितनी इवननेस है, वो कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2024 में मैंग्रोव फॉरेस्ट इन सुंदरवंस में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वहाँ पे स्टडी की गई और उस स्टडी ने बताया कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं यहाँ पे हाई स्पीशीज इवननेस देखने को मिलती है। देखो, स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या होता है और स्पीशीज इवननेस का मतलब क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। स्पीशीज रिचनेस में हम क्या बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कितनी है इन अ पर्टिकुलर एरिया, और स्पीशीज इवननेस में हम क्या बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी इवननेस है। फिर एक है अल्फा डाइवर्सिटी, और अल्फा डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी विद इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट और इकोसिस्टम। किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में या किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है उसको बुलाया जाता है अल्फा डाइवर्सिटी। और ये जो अल्फा डाइवर्सिटी है ये मेजर की जाती है स्पीशीज रिचनेस से, स्पीशीज इवननेस से। समझो बात को, ये कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम है या हैबिटेट है, इस हैबिटेट में कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है उसी को सिंपली हम क्या बुला रहे हैं, अल्फा डाइवर्सिटी बुला रहे हैं। 2023 में स्टडी की गई, ये जो हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं इनमें या इनके पास एक कोरल रीफ इकोसिस्टम देखने को मिलता है। वो जो कोरल रीफ इकोसिस्टम देखने को मिलता है इस पे स्टडी की गई 2023 में, और इस स्टडी से हमें पता चला कि एक सिंगल रीफ में लगभग 120 स्पीशीज देखने को मिलती हैं। सिंपल अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है उसको हम क्या बुला देते हैं, उसको हम अल्फा डाइवर्सिटी बुला देते हैं। दूसरा बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी बिटवीन डिफरेंट इकोसिस्टम्स और हैबिटेट्स। देखो, अल्फा डाइवर्सिटी में हम क्या कह रहे थे कि किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, और बीटा डाइवर्सिटी में हम क्या कह रहे हैं कि 2 अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, इन 2 अलग अलग इकोसिस्टम्स में जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है उसमें क्या डिफरेंस है, उसका जो कंपैरिजन है उसी को बोला जाता है बीटा डाइवर्सिटी। और ये जो बीटा डाइवर्सिटी है ये बताती है कि स्पीशीज का टर्नओवर कितना है। बेसिकली अलग अलग इकोसिस्टम्स में, अलग अलग हैबिटेट्स में कितना स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, कितना नंबर ऑफ स्पीशीज देखने को मिल रही है, उसके बारे में जानकारी मिलती है इस बीटा डाइवर्सिटी से। और तीसरा है गामा डाइवर्सिटी। बेहद सिंपल, ओवरऑल स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ लार्ज रीजन एनकम्पासिंग
मल्टीपल इकोसिस्टम्स। एक कोई लंबा चौड़ा एरिया है, फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी कंट्री ले लो, उस पूरे के पूरे कंट्री में कितनी ओवरऑल स्पीशीज डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने मिल रहे हैं। देखो अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी में हम बात कर रहे थे, जैसे अल्फा डाइवर्सिटी में तो हम किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट के बारे में बात कर रहे थे और देख रहे थे कि उस हैबिटेट में, उस इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है। बीटा डाइवर्सिटी में हम दो इकोसिस्टम्स या दो हैबिटेट्स को कंपेयर कर रहे थे और देख रहे थे कि उन दोनों के बीच में कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है। और गामा डाइवर्सिटी में हम क्या कह रहे हैं कि एक लंबा चौड़ा रीजन लो, उसमें अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने मिल रहे हैं। इन अलग अलग इकोसिस्टम्स में कितनी ओवरऑल स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, उसको बोला जाता है गामा डाइवर्सिटी। 2024 में एक स्टडी की गई और उसने बताया कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर मोर देन 7000 स्पीशीज देखने मिलती हैं, विच मीन्स कि ये जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं ये बायोडाइवर्सिटी के मामले में बेहद रिच है। एक टर्म और देखने मिलता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी नाम से क्लियर है, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स इन अ गिवन रीजन। फॉर एग्जांपल ये एक लंबी चौड़ी कंट्री है हमारी, इसमें कितने अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने को मिलते हैं। वो जो वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स हैं उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बुलाया जाता है। और जब हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स के बारे में कि कितने अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिल रहे हैं। हम बात करते हैं उन इकोसिस्टम्स के फंक्शंस के बारे में, वो जो अलग अलग इकोसिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। हम बात करते हैं अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। जो लिविंग कंपोनेंट है और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है इन इकोसिस्टम्स के अंदर, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की जाती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर। और इकोसिस्टम टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, वेटलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है। इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स हैं इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, बिकॉज जब हम इनको पढ़ते हैं समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। और जब वो इंटरेक्शन हमें समझ में आएगा तभी तो हम एडुकेटली बता पाएंगे कि फूड चेन का सिनेरियो क्या है, फूड चेन का डायनेमिक्स क्या है, प्रे और प्रेडेटर का डायनेमिक्स क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किस तरीके से हो रही है, कार्बन स्टोरेज कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वाटर प्योरिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है, ये जो इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं ये किस तरीके से हो रही हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स हैं इनको पढ़ना, इनको समझना और इनके अंदर बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है उसको समझना हमारे लिए ओवरऑल इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।